व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक में अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे ये मर्सिडीज बेंज इतनी बड़ी ब्रांड बनी और क्या यह हमेशा पहले से इतनी बड़ी ब्रांड हुआ करती थी। तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। तो आखिर कैसे मर्सिडीज बेंज इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंची और आज हम सभी को पता है कि मर्सिडीज बेंज कितनी बड़ी ब्रांड है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। And Friedrich Wilhelm Esslinger that led Benz to eventual success. तो बात है 25 नवंबर 1844 की। जर्मनी के मुनबर्ग शहर में कार्ल बेंज का जन्म हो चुका था, जो कि आगे चलकर इस मर्सिडीज बेंज कंपनी के फाउंडर बने। कार्ल बेंज के पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी। जब कार्ल बेंज 2 साल के हुए तभी उनके पिता की डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर शुरू होता है असली गेम। उनकी मम्मी ने उनके पालन पोषण के लिए दूसरों के घर में काम तक किया। हाँ, लेकिन कार्ल बेंज में एक बात अच्छी थी कि वो शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे और यहाँ तक कि जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लिया। और जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरी की तो उसके बाद उन्होंने 7 अलग अलग जॉब्स को भी संभाला। कभी वो आयरन के कंस्ट्रक्शन में काम करते तो कभी वो एक बेसिक डिजाइनर बन जाते। कार्ल बेंज जब बड़े हो चुके थे उनके दिमाग में ये बात अब घूमने लगी कि कैसे एक ऑटोमेटिक गाड़ी बनाई जाए जो खुद ब खुद ही चल सके। जब भी वे घोड़ा गाड़ी को आसपास देखते थे तो उनके मन में यही बात आती थी और उन्हें यह बात शायद अच्छी तरीके से पता थी कि फ्यूचर में ये घोड़ा गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी और कभी न कभी ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जरूर आएंगी। और ये बात जब अपने वो फ्रेंड्स से डिस्कस करते तो उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाते कि ये देखो ये कैसी बातें कर रहा है, क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है। ऐसा उनके फ्रेंड्स कहते, लेकिन उनके फ्रेंड्स जायज़ हो गए थे। कार्ल बेंज ने अपनी ये थिंकिंग को कभी रोका नहीं और शायद इसी वजह से वो आगे चलकर इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर बन सके। और जब वो 27 ईयर्स के हुए तो उन्होंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया और अपने लिए एक बिजनेस पार्टनर को ढूंढने लगे और आखिर में उन्हें एक बिजनेस पार्टनर मिल भी गया। जो उनका पार्टनर था उनका नाम था अगस्ट रिक्टर, जो एक मैकेनिक था। उन्होंने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला और इस समय जब भी कार्ल के पास फ्री टाइम्स होता था तो वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते थे कि कैसे आखिर ऐसी गाड़ियां बनाई जाए जो कि ऑटोमेटिक चल सके। और जब कार्ल अपने इस काम में बिजी हुए तो उनका पार्टनर जो अगस्त रिक्टर था उन्हें धोखा देकर भाग गया। जब उनका ये पार्टनर धोखा देकर भाग गया तो इस बात को लेकर कार्ल बहुत ज्यादा दुखी हो गए और तो उनके कंपनी के जो सारे शेयर थे वो भी अगस्त रिक्टर के पास थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो कोई ना कोई उसकी हेल्प करने के लिए जरूर आ जाता है और कार्ल बेंज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी सहायता के लिए एक लड़की आई जिसका नाम था बेर्था रिंगर, जो कि आगे चलकर कार्ल बेंज की वाइफ बनी। बेर्था ने कार्ल बेंज की सहायता करने के लिए रिक्टर से सारे शेयर खरीद लिए, वो भी उस पैसे से जिस पैसे को उसकी फैमिली ने बचा कर रखा था उनकी शादी के लिए। और आगे आने वाले 10 सालों तक उन दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत से कई सारे पेटेंट अपने नाम कराए, जैसे कि बैटरी के इंजन को कैसे इग्नाइट किया जाए, स्पीड रेगुलेटर, क्लच, कूलिंग द इंजन और गियर शिफ्ट। लेकिन दुख की बात यह था कि इन सारे पेटेंट को उनके नाम होने के बावजूद भी उनकी कंपनी ग्रो नहीं हो रही थी और पैसा कमाने के लिए कार्ल ने अपने शेयर को दूसरे इन्वेस्टर को बेचना शुरू कर दिया और ऐसे बेचते बेचते उनके पास लास्ट में केवल 5% शेयर ही बचे, जिसको भी कार्ल ने दूसरे को बेच दिया। और एक बार फिर से कार्ल आ गए थे जीरो पर। इस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया जिस कंपनी को उन्होंने और उनकी वाइफ बेर्था ने शुरू किया था। और कुछ हफ्तों बाद वो 2 भाइयों से मिले जिनका नाम मैक्स और फ्रेडरिक विलियम था। वो दोनों एक साइकिल शॉप के ऑनर थे, वो भी कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते थे। क्या हुआ कि ये तीनों मिल गए और एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा बेंज एंड सीओ। और अच्छी बात तो ये थी कि इस कंपनी को सक्सेस भी जल्दी और कार्ल को ज्यादा टाइम मिल गया अपने काम पर फोकस करने को। और फिर आ गया ऐसा दिन जब कार्ल ने दुनिया की सबसे पहली कार बना दी और उसे अपने नाम पर पेटेंट भी कराया, जिसे मोटर वैगन कहा गया। उस कार की मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि उस समय के लिए काफी हद तक ठीक थी। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इस कार को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और फिर 1889 में उन्होंने मॉडल 2 निकाला और अगले 2 सालों के बाद इन्होंने मॉडल 3 भी निकाला। मॉडल 3 इन सभी कारों से बहुत ज्यादा बेहतर थी और बेर्था जानती थी कि अगर इस कार को पब्लिसिटी मिल गई तो कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन कार्ल ने उसकी पब्लिसिटी के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये कार ठुक गई या फिर इसका एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी को गेन के बजाय और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन बेर्था ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने 4 अगस्त 1888 को बिना कार्ल को बताए अपने मम्मी के घर चली गई, जो कि वहां से 106 किलोमीटर दूर था। उन्हें वहां तक जाने में 12 घंटे का समय लगा। उस मॉडल 3 कार के ब्रेक्स जो थे वो वुड के थे, यानी लकड़ी के, जो कि पूरी तरीके से घिस गए थे रास्ते में। तो उन्होंने उसे चेंज कराकर लेदर के कराए और वो कार सक्सेसफुली उनकी मदर के घर पहुंच गई और इससे उस कार को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी मिली। ये कार्स का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने किसी अजूबे से कम नहीं था क्योंकि ये कार ऑटोमेटिक चलती थी। उनका इंटरनल कंबस्चन इंजन बहुत ज्यादा बिका।
कार्ल बेंज की कंपनी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1899 में 572 कार्स बिकी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी और कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन इसके साथ ही एक नया गेम शुरू होता है, क्योंकि उनके सामने भी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव कंपनी थी। उस कंपनी का नाम डाइमलर मोटोरेन था। इस कंपनी के 2 पार्टनर्स थे, एक का नाम गॉटलिब डाइमलर था और दूसरे का नाम विल्हेम मेबैक था। ये दोनों एक इंजीनियर और अच्छे खासे बिजनेसमैन भी थे। इनकी कंपनी ने सन 1887 में फर्स्ट फ्रंट इंजन भी बनाया था। इन्होंने अपनी एक मास्टरपीस कार भी बनाई थी, जिसका नाम था मर्सिडीज 35 HP। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, ये जो मर्सिडीज नाम था, ये किसी दूसरे बिजनेसमैन के बेटी का नाम था, क्योंकि उस बिजनेसमैन ने अपनी 2 शर्तें रखी थी कि वो उनकी काफी सारे कारें खरीद रहा था और इससे इनकी कंपनी को फायदा भी होता। तो उनकी वो 2 शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि जो नया मॉडल होना चाहिए वो पुराने मॉडल से ज्यादा बेहतर होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी उनकी जो कार्स का नाम होना चाहिए वो उनकी बेटी मर्सिडीज के नाम पर होना चाहिए। और इसी कारण से इनकी कार का नाम था मर्सिडीज 35 HP। इस समय तक ये दोनों कार कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रही थी और इसी वजह से दोनों कार कंपनीज को फायदा नहीं हो रहा था और आखिरी में ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गई और मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा डाइमलर बेंज AG। और इसके बाद उन्होंने जितनी भी कार निकाली उन सबका नाम रखा मर्सिडीज बेंज। और इन सभी कारों के डिजाइन को डिजाइन किया गया था एक बहुत ही बड़े और फेमस डिजाइनर के द्वारा, जिनका नाम था फर्डिनेंड पोर्चे। आपने शायद इनका नाम जरूर सुना होगा। इसके बाद अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई और फिर यही से शुरू होता है नया ट्विस्ट, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड भी आ जाता है और होती है एडोल्फ हिटलर की एंट्री। वैसे तो ये मर्सिडीज बेंज एडोल्फ हिटलर की काफी पसंदीदा कार थी और हिटलर चाहते थे कि ये कंपनी रेस कार भी निकाले और ऐसा हुआ भी। मर्सिडीज बेंज ने अपनी रेस कार्स भी निकाली, लेकिन उनके सामने एक और रेस कार कॉम्पिटिटिव कंपनी थी जिसका नाम था ऑटो यूनियन। लेकिन मजे की बात ये थी कि ये कंपनी भी जर्मनी की थी, इससे ऑलमोस्ट फायदा जर्मनी को ही होता। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान मर्सिडीज बेंज कंपनी ने 63,000 यहूदियों से जबरदस्ती काम कराया और उन्होंने काफी सारे ट्रक्स और आर्मी व्हीकल्स भी निकाले, क्योंकि हिटलर भी ऐसा ही चाहता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो मर्सिडीज बेंज की रेपुटेशन काफी हद तक नीचे गिर चुकी थी और अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए इन्होंने एम्बुलेंसेस और पुलिस कार बनाना शुरू कर दिया और वहीं से शुरू होता है इनकी कंपनी की ग्रोथ। और आज 2024 आते हैं तो ये कंपनी टॉप लग्जरी कार्स में गिनी जाती है। इसकी नेटवर्थ 107 बिलियन US$ है और 2023 में करीब 25 लाख से भी ज्यादा कार्स इन्होंने सेल की। तो यही कहानी थी दोस्तों मर्सिडीज बेंज कंपनी के सक्सेसफुल होने की, और इस कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो कोशिश होना चाहिए सही डायरेक्शन में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिना रुके बिना तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप इम्प्रूविंग।